नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सीएफटी थ्योरी पढ़ाएंगे। इससे पहले वीबीटी हम पढ़ चुके थे, आज हम सीएफटी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखो सीएफटी क्या है। वीबीटी आपने पढ़ा था कि ये आपका जो मेटल है और ये लिगेंड है। लिगेंड मेटल को, लिगेंड सेंट्रल एटम को या मेटल को लॉन पे डोनेट करता है और उसी से रिलेटेड सारी बातें हमने पढ़ी थी। लेकिन अब सीएफटी क्या कहता है, देखो सीएफटी थ्योरी कहता है कि ये आपकी सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम होती है डी ब्लॉक की, और ये जो आपका डी ब्लॉक होता है, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो देखो ligand donate lone pair to central atom. This repulsion of ligand or lone pair, central atom can't be stopped and it split in two parts, in which one type orbital have high energy level and another have low energy level. In low energy level, there are three orbitals are situated and 8 high level energy, 2 localized, in which d x square y square and d z square, and at lower side d x y, d x z, d y z. These are known as T2Z orbitals. These are known as EG orbitals. Between region is known as splitting region. ये जो बीच का रीजन है ये आपका क्या होगा, स्प्लिटिंग रीजन। स्प्लिटिंग रीजन ये हो गया स्प्लिटिंग रीजन। और ये जो आपके पास एनर्जी होगा वो एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में होता है +0.6 डेल्टा नॉट, और ये जो होगा ये होगा आपका -0.4 डेल्टा नॉट। इसको आप कह सकते हो 6dq और इसको आप कह सकते हो 4dq। ठीक है, ये तो बात की बात है। बट ये जो आपके पास है ये होती है आपकी सीएफटी थ्योरी, प्रपोज्ड बाय बेथे। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेथे। बेथे ने इसको प्रपोज किया, सीएफटी थ्योरी प्रपोज्ड बाय बेथे। अकॉर्डिंग टू बेथे, when ligand donate lone pair to central atom, then d orbitals can't be stored highly repulsion or attraction, and they are split in two ways. In one type orbital have lower energy level, another have high energy level, are known as T2Z and EZ respectively. Between region is known as splitting region, and energy is known as CFSE, crystal field splitting energy, CFSE. This is CFT theory, crystal field theory. यही आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से दो बातें यहां से, जैसे ये स्प्लिट वाइज से दो बातें चलता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होगा आपका वीक फील्ड लिगेंड। तो कंडीशन बनती है इसकी व्हेन डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन p। डेल्टा नॉट का मतलब है स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसका मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। जब डेल्टा नॉट का वैल्यू p से ज्यादा है तो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर डेल्टा नॉट इज लेस देन p है तो आपका होगा वीक फील्ड लिगेंड। अगर डेल्टा नॉट का मान पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, और कम है तो होगा वीक फील्ड लिगेंड। ये इसकी कंडीशंस है। अब होगा क्या, देखो इसमें दो बातें, इसका शॉर्टकट डायग्राम बनाते हैं। तो इसका शॉर्टकट डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, ये तो डेल्टा आ गया, यहां पर हो गए 2 ऑर्बिटल्स, यहां पर हो गए 3 ऑर्बिटल्स, ये हो गया आपके T2Z, ये हो गया आपके EZ। अब ये जो एनर्जी है ये होती है डेल्टा नॉट। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है, मींस ये जो आपकी बीच की एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप नहीं कर पाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो आप यहीं सेटअप करोगे 1 2 3, लेकिन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस पे जंप करेगा,
तो इसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है आपकी फर्स्ट पेयरिंग आफ्टर जंपिंग। पेयरिंग कैसे, बिकॉज डेल्टा नोट का वैल्यू ज्यादा है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो इसमें नहीं आकर इसी में जंप कर जाएगा, इसी में क्या होगा पेयर बना लेगा, तो पेयरिंग होगा। तो ध्यान रखना जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग, अब 7 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, ठीक है, तो फर्स्ट पेयरिंग आफ्टर जंपिंग। और ऐसे ही अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता तो आप इसको कैसे बनाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होता तो यहां जैसे होगा आपका इजी और यहां हो गया आपका T2C, तो पहले उल्टा हो जाएगा पीजे का जेपी होगा फर्स्ट जंपिंग आफ्टर पेयरिंग, इसका मींस 1 2 3, पहले तो एक लाइन पर जो सारे ऑर्बिटल्स होते हैं उन स्लो को ओबे करते हैं, उसके बाद वो क्या होगा जंप कर जाएगा, तो यहां आ जाएगा, उसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर रहा था, इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर रहा है। तो ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड पीजे फर्स्ट पेयरिंग आफ्टर जंपिंग, वीक फील्ड फर्स्ट क्या होगा आपका जंप करेगा आफ्टर देन पेयरिंग बनाएगा। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट इसी में हम समझते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स। ये जो स्प्लिटिंग है ये सारी ऑक्टाहेड्रल की ही है, देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स। अब ऑक्टाहेड्रल में आपके पास जो भी आपका सबको पता है सेंट्रल एटम जो है आपके पास डी ब्लॉक की होगी, डी में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं फिलअप हो सकते हैं और ऑर्बिटल होते हैं 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे तो एक एक को पहले मैं D1 को फिर D2 को भरूंगा फिर D3 को D4 को D5 को, इसका मतलब है जब D में 1 इलेक्ट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन हो 3 हो 4 हो 5 हो, नेक्स्ट 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो और 10 हो। और फिलअप भी किस किस में होगा, एक तो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और एक होगा वीक फील्ड लिगेंड में। अब देखो कैसे, तो सबसे पहले डेल्टा नोट आपको पता है बनाना, यहां 2 ऑर्बिटल्स यहां हो गए 3, ऐसे सारे डायग्राम बनेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो बात की बात है, पहले एक बार फिलअप करना सीखिए। यहां 2 हो गए, ये आपके 3, ये 2 हो गए, ये 3, ये 2 हो गए, ये 3। ऐसे ही वीक फील्ड लिगेंड में भी देख लो, ये 2 ये 3, 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 D6 D7 सभी में देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में और वीक फील्ड में। एक बार D7 तक हम बना देते हैं, उसके बाद आगे सारी कंडीशंस देखते हैं। चलिए अब इनका नेमिंग भी कर लो, ये आपका इजी T2Z, इजी T2Z, इजी T2Z, इजी T2Z, इजी T2Z, ऐसे इजी T2Z, 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 ये आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखना कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको बताई थी फर्स्ट पेयरिंग आफ्टर जंपिंग, और वीक फील्ड में आपको कंडीशन बताई थी जेपी बन जाता है फर्स्ट जंपिंग आफ्टर पेयरिंग। नेक्स्ट सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहीं आएगा, इसमें भी 1 है तो वहीं आएगा,
कूदने से क्या मीन्स है, सबसे पहले जो एक लाइन पर लोअर एनर्जी लेवल होता है हुंस लॉ को ओबे करता है, 1 by 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। तो इसमें भी 1 1, 2 के लिए क्या करेंगे आप, 2 के लिए देखो ये 1 1, इधर वीक फील्ड में भी 1 1, 3 के लिए 1 1 1, इधर भी 1 1 1। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1 0 2 0 3 0। ऐसा कैसा वीक फील्ड में, वीक फील्ड में हो गया 1 0 2 0 3 0। मींस यहां तक तो कंडीशन सेम है दोनों की, बिकॉज अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो जंपिंग और पैरिंग स्टार्ट होगा। तो चलो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना। तो पहले एक लाइन पर 3 ऑर्बिटल्स है, ये हुंस लॉ को ओबे करेंगे। तो 1 2 3, अब फोर्थ कहां जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पैरिंग करेगा, दैट मींस यहां। तो इसमें 4 और इसमें कितना हो गया 0। वीक फील्ड में निकालो, वीक फील्ड में क्या होती है कंडीशन, फर्स्ट जंपिंग। तो 1 2 3, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है, यही कंडीशन है। बिकॉज इसमें डेल्टा नॉट लेस देन होता है पैरिंग एनर्जी, और इसमें डेल्टा नॉट क्या होगा आपके पास, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन होगा पैरिंग एनर्जी। तो यहां हो गया 3 और यहां 1। नेक्स्ट 5 का हम लोग देखें, 5 का क्या होगा, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड फर्स्ट पैरिंग, इसमें हो गया 5 और इसमें 0। इधर हो गया आपके पास 1 2 3 4 5, यहां 3 और यहां कितना हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट D6 में देख लो, D7 में देख लो, ऐसे करना है हमेशा, बस कंडीशन जो बता दी वो ध्यान रखो। तो कंडीशन क्या आपके पास, D6 के लिए पहले वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पैरिंग होगा 1 2 3, पहले उन स्लोप हो गए 4 5 6, तो इधर 6 और इधर 0। ऐसे D7 का करो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6। अब पैरिंग कंप्लीट होगी तो जंपिंग कर देगा, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1। जबकि जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें तो 1 by 1 है, कैसे, फर्स्ट जंपिंग। तो 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, पूरी जंपिंग हो गई, अब पैरिंग स्टार्ट। तो यहां 4 + 2, इसका 1 2 3 4 5 6 7, यहां हो गया 5 और यहां 2। कहने का मीन्स है उसमें होता है जंपिंग, वीक फील्ड में पहले जंप करता है फिर जोड़े बनाता है, जबकि इसमें पहले पैरिंग करेगा और फिर क्या करेगा, जंपिंग करेगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो। तो क्वेश्चन आपको दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, FeCl6 की पावर -4, explain on the basis of CFT की बेसिस पर इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करो और इस कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो। तो जब भी हमें कॉम्प्लेक्स देगा हमें क्या करना है, सभी को पता है ऑक्सीजन नंबर। तो Cn पर चार्ज कितना हो गया -1, तो यहां बन गया आपका x -6 -4, x = 2। सेंट्रल एटम कौन है 26, फेरस 4s2 36। ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2, तो Fe पर चार्ज +2। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कर दो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिट करो, 4s0 36 हो गया। अब क्या करना है देखो, 3d6 बच गया आपके पास। तो d6 का ये रहा बेटा d6, ये d6 का कॉन्फ़िगरेशन है, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड। तो आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि जब कार्बन और नाइट्रोजन डोनर ग्रुप हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसमें कौन है, कार्बन और नाइट्रोजन है, तो कार्बन नॉन पेयर दे रहा मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो कंडीशन क्या बनेगी ये, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनने वाला CFT के अकॉर्डिंग वो बनेगा। अब देखो यहां आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और 6 के कारण कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स। तो ऑक्टाहेड्रल्स की स्प्लिटिंग कैसी होती है, यहां होता आपका T2Z, यहां होता आपका EZ, ठीक है, ये आपकी होगी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप करो 6, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की कंडीशन क्या है, फर्स्ट पेयरिंग। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 और ये कितना 0। इस तरह से आपको कंडीशंस को ध्यान रखना है। ये स्प्लिटिंग हो गई किसकी, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं इसमें, देखो एक सवाल यहां से फिर पूछता है कि जैसे VBT जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था किसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को, लेकिन CFT इजीली उस बात को एक्सप्लेन कर पाया। और कैसे किया आपके सामने है कि, और दूसरी उसकी जो आपके पास लिमिटेशंस थी, VBT कांट एक्सप्लेन अबाउट कलरफुल नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स,
बट सीएफटी थ्योरी एक्सप्लेन कैसे, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अब ये क्या बोला है, डी ट्रांजिशन क्या है, तो देखो आपने अभी पढ़ा है, दो ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे और तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे, इसको आप कहते हो ईजी, इसको कहते हैं टीटीजी। ये एनर्जी का गैप है जिसको आप बोलते हो डेल्टा नॉट। टेट्रा में उल्टा होगा, अभी तो 2 मिनट बाद पढ़ेंगे अपन। लेकिन ये कलरफुल नेचर को शो कैसे करता है, तो कैसे करेगा, देखो ये जो T2G है ये क्या आपका लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल, और ये जो Eg है ये आपका हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल है। अब जनरली क्या होगा आपके पास, ये डी के ही पार्ट है दोनों, बिकॉज ये dxy yz xz dx² y² और dz² डी के ही पार्ट है। अब इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होगा, या तो लोअर साइड से कहां जाता है, हाँ हायर साइड की ओर, या इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से कहां, हायर से लोअर की ओर। जब हायर से लोअर की ओर जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी एनर्जी, और ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। दोनों ही केस में कौन है भैया, एनर्जी है। और प्लांक के क्वांटम थ्योरी के अनुसार जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में निकलती है, एच न्यू की फॉर्म में। न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लैम्डा। ये दोनों कांस्टेंट है, एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किससे हो गया, 1 अपॉन लैम्डा से हो गया। मींस ये एनर्जी किससे, वेवलेंथ से, वेवलेंथ से क्या होती है, रिलेटेड होती है। और वेवलेंथ किसको शो करता है, इसकी कलरफुल नेचर को शो करता है। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कलरफुल, ठीक है। इसको कहते हैं, आप देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, यहां से यहां जंप किया, मतलब एक डी से दूसरी डी में किया, तो इसको आप क्या बोलते हो, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, नॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलरफुल नेचर होना डी ब्लॉक का फंडा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको पूछे व्हाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कलरफुल, तो आप कहोगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अब आपको पूछे व्हाट मींस डी ट्रांजिशन, तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू सीएफटी थ्योरी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम Eg to T2G or T2G to Eg, then energy may be released or absorbed. In both cases, energy related with lambda wavelength and wavelength are colorful in visible light. So complex compound are colorful. ठीक है, ये आपका एक केस और खत्म हो गया। फिर एक केस आया था आपके सामने, कौन सा, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। तो इसी बेसिस पर इन्होंने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की एक सीरीज दी जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिगेंडों की जो स्ट्रॉन्गनेस की सीरीज है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें क्या होता है, देखो आई बाहर सन्नी, कुछ नाम याद कर लो आप, आई बार सन्नी, कल फिर, या यहां से आप कह सकते हो आई बार सन्नी कल सल्फाइड, फिर ओहो जल। ऑक्सीडेटिव इसके बीच में डाल सकते हो C2O4 की पावर -2। तो याद करने का तरीका हो गया, आई बार सन्नी कल से फिर, आई बार सन्नी कल से फिर ओहो जल। सन्नी लियोन पानी लेके आई तुम्हारे लिए, ठीक है, ओहो जल। उसके बाद यहां से कह सकते हो आप OH आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इसके बाद कह सकते हो आप NH3, ठीक है। उसके बाद कह सकते हो आप En, उससे पहले आप कह सकते हो NCS नाइट्रोजन वाले। En के बाद कह सकते हो आप NO2, ये NO2 वाले, ठीक है। उसके बाद कह सकते हो आप Cn वाले, और सबसे लास्ट में कह सकते हो Cn। ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये हो गया आपके पास वीक फील्ड लिगेंड। सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन वाला है, उससे कम कार्बन और नाइट्रोजन वाला है, उससे कम NO2 माइनस का है, उससे कम En NH3। कुछ सीरीज में आपको ध्यान रखना है, बाकी मैं आपको बता चुका। स्ट्रॉन्ग वो होगा जिसमें डोनर ग्रुप कार्बन और नाइट्रोजन होता है, जिसमें डोनर ग्रुप कार्बन और नाइट्रोजन है। एक बात, अगर Cl एटॉमिक नंबर 30 से ऊपर
वाले एलिमेंट से कनेक्टेड है तो वो भी आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, बाकी सब वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, जिसमें डोनर ग्रुप कार्बन और नाइट्रोजन वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर Cl एटॉमिक नंबर 30 से ऊपर वाले एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, नहीं तो वो वीक फील्ड होगा। ये हो गया आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें कॉम्प्लेक्स जो आपका कलरफुल नेचर शो करता है वो, और स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स। अगला देखते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स। देखो, जो आपने देखा था ऑक्टाहेड्रल होती है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार की होती है, ये सेंट्रोएटम 1 2 3 4 5 6, और टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह की होती है। वो कुछ कैसे होगी, इस तरह की। अब यहां से आपके पास क्या है, ये इसकी एक्सिस है, और एक्सिस से जब इलेक्ट्रॉन लॉन पे डोनेट होता है तो उसका हाईली रिपल्सन होगा, और उस हाईली रिपल्सन्स के कारण ये जो आपके 5 ऑर्बिटल्स है, ये 5 ऑर्बिटल्स हमेशा स्प्लिट होने से पहले डीजनरेट ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमें ऑक्टा में भी ध्यान रखना, टेट्रा में भी ध्यान रखना है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद इनकी स्प्लिटिंग होती है। तो जब अगर ऑक्टाहेड्रल होता तो आप क्या कहते हैं, यहां हो जाते 3 और यहां हो जाते आपके 2, पर टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा होगा। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग इसकी क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। मींस यहां पर आ जाएंगे 2 और यहां आ जाएंगे 3, तो ये तो हो गया T2Z, ये हो गया आपका EZ। नेक्स्ट, और ये जो आपका लेवल है ये होगा प्लस का 0.4 डेल्टा T, और ये होगा माइनस का 0.6 डेल्टा T। ठीक है, या dq को तो 4 dq और 6 dq, ये आपके पास कंडीशंस बनती है। ये तो आपकी टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में कुछ इस तरह की थी, देखो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स में ये आपके 5 ऑर्बिटल्स हो गए। ये पहले डीजनरेसी करेंगे, हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे, उसके बाद स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिटिंग में आपके पास लोअर एनर्जी लेवल पे होगा T2Z, हायर एनर्जी लेवल पे होगा आपका EZ। कंडीशन बन गई, ये प्लस का 0.6 और ये माइनस का 0.4, उधर उल्टा हो जाएगा। यहां होता है आपके पास डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट, वहां होता है डेल्टा T। ठीक है, इस तरह से ये स्प्लिटिंग होती है। तो याद रखना, टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, सीधे शब्दों में न्यूक्लियस के ज्यादा पास लोकलाइज्ड होंगे, और लोकलाइज्ड होने से उस पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा। रिपल्सन ज्यादा लगने से ऑर्बिटल्स क्या होंगे, उलट जाएंगे, एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस के कारण EG चला जाएगा T2Z में और T2Z चला जाएगा EZ में। इस बात का बेनिफिशियल क्या है, तो बेनिफिशियल ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्लस वीक फील्ड लिगेंड में कैसा रहता है, सेम रहेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में कैसा रहता है, सेम रहेगा। ये इसकी खास बात होगी। ठीक है, तो ये रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, वीक फील्ड लिगेंड में कैसा, सेम एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। तो अगली बात क्या आ रही है आपके पास, वो सुनो। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में सेम रहेगा, तो जैसे आपको पूछा D4 या D5 किसी में भी पूछ ले तो आपको तो सीधा ही ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल में 2 ये हो गए और ये हो गए, ये हो गया EZ नीचे T2Z ऊपर। ठीक है, 4 है मतलब 1 2 3 4, डायरेक्ट 1 by 1। इसमें सीधा कंसेप्ट लगता है JP का। पहले हमेशा, या यूं कह दो, पहले अनपेयर्ड फॉर्म से सेट होगा, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, और फिर क्या हो जाएगी, उसकी पेयरिंग हो जाएगी। ये सीधा कंसेप्ट है, अनपेयर्ड से पेयरिंग की तरफ आपको जाना है। ये सीधी सीधी बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें उसमें अलग था, उसमें PJ और JP लगता था, बाकी इसमें क्या होगा, 1 by 1 फिलअप होंगे, पहले अनपेयर्ड फॉर्म से और फिर कैसे होंगे, पेयर्ड फॉर्म से। अब ये दोनों डायग्राम आपके पास बने हुए हैं, इन डायग्राम की बेसिस पर आप क्या करें, CFS की एनर्जी निकालना सीखो। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑक्टाहेड्रल में देखो। तो सबसे पहले इसको ले लो आप, -0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है, या -0.4 लिख लो। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2Z, पहले ये इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसको इनटू कर दो,
फिर ऊपर +0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी प्लस पेयरिंग एनर्जी, प्लस क्या हो गया आपके पास पेयरिंग एनर्जी। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया किसका, CFSE फॉर्मूला निकालने का हो गया ऑक्टाहेड्रल में। नेक्स्ट टेट्राहेड्रल में क्या होगा, तो CFSE फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया इसमें, बोलो नीचे की तरफ, पहले हमेशा नीचे की तरफ माइनस का 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी प्लस का 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2Z प्लस पेयरिंग एनर्जी, प्लस पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, इस तरह से ये आपको फॉर्मूले देखने हैं। तो दोनों में ध्यान रखना, CFSE काउंट करने का फॉर्मूला क्या बन सकता है। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे देखो मान लो सपोज करो ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में आपको दे दिया D7 और D7 में पूछा आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए CFSE एनर्जी फाइंड करो। तो सब बच्चों को पता 7 इलेक्ट्रॉन का 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अपना क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता है PJ। तो PJ का मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो बताओ क्या बनेगा, यहां से फॉर्मूला -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2Z 6 प्लस इसका हो गया 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो कितना आ गया ये माइनस का 2.4 प्लस ये हो गया 0.6, तो आंसर आ गया माइनस का 1.8 प्लस पेयरिंग एनर्जी जितनी भी रहती है। ठीक है, ये आपके पास पेयरिंग एनर्जी आपको दे देगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको जनरली यही निकालना पड़ता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं और उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक बात और, इन दोनों की एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन डेल्टा नॉट एंड डेल्टा टी। ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी और टेट्राहेड्रल की एनर्जी में रिलेशन क्या है, तो डायरेक्ट रिलेशन बनता है इसका डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट, ये आपका रिलेशन बनता है। डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट, अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये ऊपर चला जाएगा, 9 डेल्टा टी इक्वल्स टू 4 डेल्टा नॉट। मींस क्या बन गया आपके पास, यहां से अगर आपको पूछे कि सॉरी यहां से आप ऐसे कर लो इसको, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा टी, ये ऐसे करना, ये होगा। तो डेल्टा नॉट हो गया 9 टाइम्स और ये कितना हो गया 4 टाइम्स। अब देखो ये 4 से गुना है, ये 9 से गुना है, तो पूछ सकता है किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो टेट्राहेड्रल की एनर्जी किससे ऑक्टाहेड्रल से क्या होगी ज्यादा होगी। तो डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा टी, ये इसमें इन दोनों की एनर्जी में क्या होगा रिलेशन होगा। ठीक है, ये आपका CFT थ्योरी कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के कलर और उसकी स्टेबिलिटी अगली क्लास में करेंगे, और साइड उसका लास्ट लेक्चर रहेगा। तब तक के लिए पढ़े मस्त रहें, धन्यवाद।